आप सभी लोग का अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर की इस कड़ी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग अभी तक पूरी तरीके से 5-6 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें आपका नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, नंबर 2 आपका वैदिक सिविलाइजेशन, नंबर 3 उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन, नंबर 4 सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके बाद हमने पढ़ा था इसी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जैन और बौद्ध धर्मों को। जैन और बौद्ध धर्म के आने के बाद पूरी तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था वो 16 बड़े महाजनपदों पर किया। 16 बड़े महाजनपदों का जो एकीकरण हुआ वही एकीकरण पूरी तरीके से मगध साम्राज्य तक गया और मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करने के उपरांत मौर्य साम्राज्य की क्या हुई? स्थापना। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे बड़ा जो श्रेय है, एक तो नंबर 1 चाणक्य, जो पूरी तरीके से शिक्षक हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने भी एक अच्छा योगदान दिया, क्योंकि अगर ये सिकंदर और उसके साथ आने वाली वो छत्रक प्रणाली जो सेना को सजाने की विधियां थी उसे ना सीखते तो शायद एक पूरी तरीके से फिर जो है धनानंद को पराजित किया जा सकता। तो मतलब धनानंद को पराजित करना भी यूनानियों से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करके हमने उसे गद्दी से हटाया। तो चाणक्य ने पूरी तरीके से अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया और एक नींव रखी गई। ये नींव रखी गई 323 ईसा पूर्व, वही तिथि जब बेबीलोन के अंदर पूरी तरीके से क्या हो रहा है? सिकंदर का निधन हो रहा है। उसी तिथि में या उसी वर्ष में पूरी तरीके से महान मौर्य साम्राज्य का उदय हो रहा है। 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे और हो सकता है कि 4 से 5 लेक्चर या 2 से 3 लेक्चर इस पर बड़े अच्छे से बनाए जा सकते हो। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण इतने लबालब रूप से भरपूर तरीके से सामग्री है हमारे पास मौर्य साम्राज्य के बारे में कि एक्सकेवेशन के माध्यम से अशोक के अभिलेखों को जो स्क्रिप्ट लिखी गई उस समय, चाहे वो पूरी तरीके से इस बोर्डनुमा चीज पर लिखी गई हो और चाहे वो स्तंभ बनाकर अपनी चीजों को उल्लेखित किया हो, पूरी तरीके से क्या है कि अशोक के अभिलेखों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी तो डिस्कस करेंगे अभी जब अशोक तक आएंगे कि रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख तक भी पूरी तरीके से क्या होगा? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलेगी। लिटरेचर में अगर जाए, साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य, आपके पुराण और कुछ इस तरीके से बहुत सारे और ब्राह्मण साहित्य या जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य या यूनानी इतिहासकार या यूनानी परंपरा में जो लोग भारत के अंदर आए उन सब ने पूरा अच्छा खासे रूप में लिखा है मौर्य साम्राज्य के बारे में। कुछ स्वतंत्र लेखक हैं जैसे हेमचंद्र, आपका विशाखदत्त, कलहण, ये सभी लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र विचारक के रूप में क्या लिख रहे हैं? मौर्य साम्राज्य के बारे में। फॉरेन स्टेटमेंट या विदेशी विवरण की बात करें तो चीनी और यूनानी दोनों प्रकार का विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। चीनी आक्रमणकारी कह रहा हूँ, इसमें विदेशी विवरण, चीनी विदेशी विवरणों में फाह्यान, हेनसांग और इत्सिंग ये तीनों ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें यूनानी विदेशी विवरणों में तो मैगस्थनीज का नाम सबसे ऊपर आता है, इसके बाद प्लिनी, स्ट्रैबो और बहुत सारे लोग जिन्होंने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। क्योंकि एक चीज ये कि जब भारत के अंदर सिकंदर का आक्रमण हो रहा है तो सिकंदर के साथ और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन वो भारत के आसपास की जगहों पर अपने उत्तराधिकारियों को बिठाकर पूरी तरीके से क्या हो जाता है? चला जाता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख और रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख, साहित्यिक स्रोतों में ये सारी की सारी चीजें जिसमें ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, यूनानी और स्वतंत्र लेखक सबका पूरा भरमार मिलेगा। कुछ बुक्स और राइटर का नाम भी लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। विदेशी विवरणों में चीनी और यूनानी दोनों ही प्रकार का विवरण है। आपका फायान, हेनसांग और इत्सिंग, मैगस्थनीज, प्लिनी, स्ट्रैबो आदि ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं? यूनानी हो जाते हैं। तो इसी क्रम में चर्चा करते हैं उन पुस्तकों की, उन साहित्य ग्रंथों की जो पूरी तरीके से प्राप्त होता है कहां से? सारा का सारा इन स्वतंत्र लेखकों से। तो आप चाहे तो इसे नोट करके लिख लें और चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो ये कुछ बुक्स हैं और ये हमारे पास उनके ऑथर, किताब और पूरी तरीके से ऑथर, सॉरी उल्टा हो गया, ये हमारे ऑथर हैं और ये हमारी बुक्स हैं। विशाख दत्त स्वतंत्र लेखकों में जो किताब लिखते हैं मुद्रा राक्षस, एक ये, हेमचंद्र की परिशिष्ट प्रवण, कलहण की राजतरंगिणी और मेगास्थनीज की इंडिका। ये चार बड़ी पुस्तकें पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या देती है, हमें जानकारी देती है। इन्हीं जानकारियों को अपना आधार बनाकर हम इतिहास लेखन करते हैं और इतिहास लेखन में फिर सारी की सारी चीजों को एज इट इज सजाया जाता है। अब एक चीज समझेंगे कि जो साम्राज्य खड़ा हो रहा है उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। इसके उदय का कारण, अगर इसके राइजिंग की बात करें तो उन कारणों पर जाएंगे। कारण नंबर 1 ये कि यूनानी आक्रमण। कारण नंबर 2 महाजनपदों का एकीकरण। कारण नंबर 3 अयोग्य शासक जैसे धनानंद। इसके बाद अगर और कारणों की बात करें तो आप अपनी मौलिकता के हिसाब से इसमें ऐड करते जाए 1 2 3 एंड सो ऑन टू जहां तक भी आप जा सकते हैं वहां तक। यूनानी आक्रमण से हमने सीखी थी क्षत्रप प्रणाली, वही 16 बड़े महाजनपदों का एकीकरण इसी यूनानी आक्रमण के भय के कारण। धनानंद का पराजित होना, चूंकि सेना अब उतनी अच्छी खासी रह नहीं गई थी और पूरी तरीके से भोग विलासी होने के कारण अपने सारे धन को उस रूप में यानी कि प्रजा के हित में न लगाकर पैसा खर्च किया जा रहा है मनोरंजन के नाम पर, मतलब बड़े बड़े पब या डिस्को में पैसा खर्च किया जा रहा है। तो धनानंद अयोग्य शासक होने के साथ साथ पूरी तरीके से एक अय्याश शासक भी या एक अय्याश प्रवृत्ति का शासक भी रहा। और कारण अगर इसमें ऐड करें तो कुशल एवं शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य प्रमुख माने। इसी यूनानी आक्रमण का फायदा उठाकर चाणक्य ने अपने शिष्य की सहायता से इन 16 के 16 बड़े महाजनपदों का एकीकरण किया और एकीकरण हो जाने से अब ये जो संपूर्ण भारत था अब वो 16 टुकड़ों में विभाजित न होकर वो पूरी तरीके से एक टुकड़े में क्या हो गया, तब्दील हो गया। मतलब कुल मिलाकर जो राज्य अभी तक स्वतंत्र थे, जो राज्य भारत के अंदर अभी स्वतंत्र थे, वो राज्य सारे के सारे उठ खड़े हुए किस रूप में, यहां एक बार देख लें थोड़ा सा ध्यान से कि जो राज्य स्वतंत्र थे उन्हीं का क्या हुआ, एकीकरण। और एकीकरण हो जाने से भारत के अंदर राष्ट्र जैसी संकल्पनाओं का निर्धारण हो पाया और राष्ट्र बन जाने के कारण पूरी तरीके से मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो है वो इस पूरे क्षेत्र में होता चला गया। तो आउट ऑफ चीन नहीं, यहां तक पूरा का पूरा साम्राज्य रखेंगे। ये पूरा का पूरा साम्राज्य जो विस्तार हुआ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, यही पूरा का पूरा क्या था, मौर्य साम्राज्य। मतलब 16 बड़े महाजनपदों का एकीकरण ही मान मौर्य साम्राज्य की स्थापना है। मान मौर्य साम्राज्य में हम किन शासकों को डिस्कस करेंगे तो यहाँ केवल और केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन शासकों को इंपोर्टेंट माना जाता है। या अगर वंशावली की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगी, तो कुछ इस तरीके से होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य सबसे प्रथम शासक और यही मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। इसके बाद आएंगे बिंदुसार, इसी के पुत्र। इसके बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल, दशरथ,
संप्रति, शालिशुक, देववर्मन और भद्रक, यानी कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिलाकर महान मौर्य साम्राज्य को 9 शासक मिले। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 या 3 ही इंपॉर्टेंट है और डिस्कस तो सभी पर करेंगे। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक आपका अशोक। लेकिन पेपर में अब थोड़ा सा बिंदुसार से भी पूछे जाने लगा है, तो याद रखिएगा 2 शासक इंपॉर्टेंट है, या तो चंद्रगुप्त मौर्य या आपका अशोक। लेकिन तीनों को डिस्कस करेंगे किस रूप में ये पूरी की पूरी वंशावली खड़ी हुई, और अब चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में शासन और सत्ता आ जाने से किस तरीके से राज्य का संचालन हुआ, किन किन लोगों के साथ भिड़ंत हुई, किस किस तरीके से संधि और समझौते हुए, और फिर किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी तरीके से अपना सारा का सारा राजपाट छोड़कर पूरी तरीके से अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया उस विधि से जिसका नाम था संलेखन। तो आइए चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस तरीके से होंगे। अगर पहली बार चंद्रगुप्त कहीं नाम आया चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वो सबसे पहली बार हमें मिला था जूनागढ़ रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सबसे पहली बार अगर चंद्रगुप्त नाम कहीं आया है, क्योंकि यूनानी लेखकों ने इनका नामकरण 3 रूपों में कर दिया था। नंबर 1 सेंड्रोकॉट्स, नंबर 2 सेंड्रोकॉप्टस, और नंबर 3 हो जाता है एंड्रोकॉट्स। तो यूनानी लेखकों ने अपने इच्छा अनुसार इनका नामकरण किया। नामकरण भी 3 रूपों में, नंबर 1 सेंड्रोकॉट्स और नंबर 3 एंड्रोकॉट्स। तो ये तीनों ही नाम जो है मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के थे। लेकिन पहली बार अगर बात करें कि कहां और किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, उनका मूल नाम दर्शाया गया है, तो वो होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पूरी तरीके से ये शासक है और अपने गुरु चाणक्य को पूरी तरीके से शासन और सत्ता में वो स्थान दिया जिसे आज प्राइम मिनिस्टर या सारे के सारे मंत्रियों का प्रधान के रूप में जाना जाता है। तो चाणक्य इसके प्रधानमंत्री है। ये पहला गैर क्षत्रिय शासक है जो पूरी तरीके से शूद्र है, मतलब भारतीय इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसका वर्ण शूद्र ही था। तो गैर क्षत्रिय शासक शूद्र के रूप में सेंड्रोकॉट्स सर विलियम जोन्स। जब भारत का इतिहास अंग्रेज लिख रहे हैं तो उस समय जो मूल पहचान हुई सेंड्रोकॉट्स के रूप में, तो वो की सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सेंड्रोकॉट्स ने सर विलियम जोन्स के द्वारा। चाणक्य प्रधानमंत्री है, राजधानी है पाटलिपुत्र। चूंकि मगध साम्राज्य, ये आज का आधुनिक पटना हो जाता है, मगध साम्राज्य ही वास्तविक राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु बन चुका था। छोटे छोटे साम्राज्यों ने भी अपना विलय मगध में कर लिया था। तो मगध की सबसे बेस्ट लोकेशन पर जो शहर बसा है उसका नाम है पटना, और पटना ही उस समय राजनीतिक विस्तार किया करता था पूरी दुनिया में एक साम्राज्य के रूप में। तो राजधानी जो थी वो पूरी तरीके से पाटलिपुत्र। जिस भाषा का इस्तेमाल किया मौर्य साम्राज्य ने अपने लोगों को समझाने के लिए, वो था आमजन की भाषा पाली। एक बात समझिए कि अगर वर्तमान शासक चाहे वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो आमजन की भाषा थी, और वो भाषा थी हिंदी। तो हिंदी में जब वो भाषण दिया करते थे तो मतलब ये कि जो हिंदी भाषी आदमी है उसे लगा कि शासक बिल्कुल हमारे टच का है, तो क्यों ना उसे वोट दिया जाए। तो मतलब भाषा क्या करती है, शासन और प्रजा की दूरी को कम कर देती है। इसलिए आमजन की जो भाषा है वो पाली है। इसने क्या किया, शासक और पूरी तरीके से जो शासनकर्ताओं के रूप में सारा का सारा सिस्टम खड़ा है या जो प्रजा है उस दूरी को कम करते हुए पाली भाषा के रूप में क्या कर लिया गया, सारी की सारी चीजों का प्रचार प्रसार। तो अभी तो बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगने वाले हैं। जब अशोक का साम्राज्य आएगा तो पूरी तरीके से ये वर्तमान व्यवस्था जो बड़े बड़े होर्डिंग्स पर क्या दिया जाता है कि उज्ज्वला योजना, ये फला योजना, ये फला योजना, इस योजना के माध्यम से ये लाभ मिलेगा, तो उसी रूप में इसका पौत्र यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक अपनी सारी की सारी पॉलिसीज को लिखकर जनता तक ऐसे पहुंचा देगा कि जनता और शासन की दूरी कम हो जाएगी। तो मतलब आमजन की भाषा पाली। जूनागढ़ अभिलेख से पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख। धर्म जैन, देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ जो गुरु हैं
वो अपनी इच्छा को आरोपित नहीं कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। यानी कि चाणक्य खुद एक प्रख्यात ब्राह्मण है और बड़े विद्वान भी हैं। वो चाहते तो इन्हें दीक्षित करते वैदिक धर्म या सनातन धर्म में, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वो किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस धर्म को अडॉप्ट किया वो था आपका जैन धर्म। अब जैन धर्म में अब ये एक पॉलिसी भी हो सकती है कि चाणक्य ने क्यों जैन धर्म को चूज किया, या चाणक्य के कहने पर क्यों चंद्रगुप्त मौर्य दीक्षित हुआ जैन धर्म में। ऐसा भी हो सकता है कि चाणक्य के कहने पर ही जैन धर्म में दीक्षित हुआ, और रीजन ये है कि जैन धर्म में आने से इसे व्यापारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, और व्यापारी वर्ग तो लेकर क्या खड़ा है, जियो। व्यापारी वर्ग अगर आपके पक्ष में है तो व्यापारी से अगर कुछ ना मिलता हो तो क्या मिलेगा, कर, क्योंकि आम जन पर आप इस कर को आरोपित नहीं कर सकते, तो टैक्सेशन पॉलिसी में व्यापारियों से क्या लेंगे, कर, और इसी कर से क्या करेंगे, इस आम लोगों का जीवन यापन बिल्कुल अच्छा खासा संचालित। अब ये कर दे रहा है, यानी कि व्यापारी वर्ग, और व्यापारियों का उस समय जो धर्म था वो क्या था, जैन। तो जैन धर्म में दीक्षित करना भी एक नीति हो सकती थी उस समय के हिसाब से, कि व्यापारी वर्ग को आप अपनी ओर आकर्षित करो, और व्यापारी वर्ग को आकर्षित करने के बाद पूरी तरीके से टैक्सेशन पॉलिसी को इतना अच्छा खासा इजाद किया जाए कि आम लोगों तक उसकी पहुंच कर दी जाए। जब बात करते हैं पूरा का पूरा कि वो कौन सा पहला शासक है या पहला साम्राज्य है जिसने पूरी तरीके से, इस नाम की चर्चा मैं कर चुका हूं, इसे दोबारा नहीं ले रहा हूं, एंट्रोकॉट्स, सेंट्रोकॉट्स और सेंट्रोकॉट्स। तो पूरी तरीके से पहली बार किसने अखिल भारतीय शासक के रूप में शासन किया, तो वो था आपका पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ, और सेल्यूकस निकेटर उत्तराधिकारी है सिकंदर का। मतलब कहने का ये कि जब भारत के अंदर सिकंदर 19 माह रहा, तो इस माह में जो आसपास के छोटे छोटे विजित प्रदेश थे, उन सारे के सारे छोटे विजित प्रदेशों को अपने उत्तराधिकारियों को सौंपकर वो वापस चला गया, और बेबीलोन में जाकर उसकी क्या हो गई, मृत्यु। तो इसी सेल्यूकस निकेटर जो बैठा है हिंदुकुश पर्वत को पार करने के बाद, सेल्यूकस निकेटर चाहता है कि उसके राजनीतिक संबंध स्थापित हो चंद्रगुप्त मौर्य से, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है बड़ी मछली और ये छोटा सा साम्राज्य लेकर बैठे हैं यूनानी। तो वो चाहते हैं कि क्यों ना कुछ राजनीतिक संबंध ऐसे स्थापित हो यहाँ कि जिन राजनीतिक संबंधों से पूरी तरीके से यूनान और उसके जो शासन मतलब व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें कहीं ना कहीं इजाफा किया जाए। तो ये एक लालच था कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री पर दांव खेला, और पुत्री का नाम है हेलेना। हेलेना का विवाह कर दिया किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब सेल्यूकस निकेटर का दामाद कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ऑल इंडिया लेवल पर क्या कर रहा है, शासन। तो अब ये जो भारत का मैप था, हमारा जितना जम्मू कश्मीर का एरिया है उस समय का, और ये हमारा हिंदुकुश पर्वत हो जाता है, और हिंदुकुश पर्वत के पार बैठे हैं कौन, यूनान। अब ये इतना बड़ा साम्राज्य और ये एकमात्र छोटा सा साम्राज्य, इस छोटे से साम्राज्य को अगर इसके बगल में रहना है तो क्यों ना संबंध कैसे स्थापित किए जाए, वैवाहिक। तो संबंध कैसे स्थापित हो रहे हैं, वैवाहिक। इन्हीं वैवाहिक संबंधों का सहारा लेकर सेल्यूकस निकेटर ने पूरी तरीके से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये युद्ध हुआ 305 से 304 ईसा पूर्व के आसपास। तो सेल्यूकस निकेटर ने जब पूरी तरीके से युद्ध लड़ा, तो इस युद्ध में जो संधि हुई, जो ट्रीटी हुई, जो परिणाम उभर कर आए, जो रिजल्ट आए, वो ये था, नंबर 1, ये जो हिंदुकुश पर्वत है ये बॉर्डर एरिया बना, यानी कि सीमा निर्धारक हुआ कौन, हिंदू कुश पर्वत।
हिंदुकुश पर्वत के सीमा निर्धारण होने के बाद नंबर 2, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। नंबर 3, अपने राजदूत को बिठाया चंद्रगुप्त के दरबार में, मेगास्थनीज। ये दहेज का सामान है भाई, तो मेगास्थनीज को दहेज में देकर भेज दिया। और मेगास्थनीज एक प्रख्यात राइटर है, और इसी कारण मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य में जब रहा तो बड़े अच्छे खासे रूप में जो पुस्तक लिखी वो थी आपकी इंडिका। 500 हाथी दान में दिए गए। सेल्यूकस निकेटर, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। मेगास्थनीज आया दहेज के रूप में किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 500 हाथी दान में दिए गए किसे? आपका जो है सेल्यूकस निकेटर को। तो इस युद्ध के ये कुछ परिणाम थे, और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को अगर आप पूरी तरीके से याद रख लेंगे तो फिर शायद चीजों को आसानी से आप टिक मार सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके के फैक्ट हैं कि कहां से पहली बार किस अभिलेख के माध्यम से चंद्रगुप्त का मूल नाम प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त का नाम क्या था, इस तरीके से चंद्रगुप्त का यूनानी नाम क्या था। इस तरीके से सारी के सारी चीजों को क्या किया जा सकता है, कवर अप किया जा सकता है। तो समझे चीजों को कि सेल्यूकस निकेटर के संधि हो जाने के पश्चात अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म के महाव्रत संलेखना को प्राप्त करने के बाद ये पूरी तरीके से मृत्यु को प्राप्त करता है। मतलब अन्न और जल का तब तक त्याग कर देता है जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती। और कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ी पर, नाम है जगह का, श्रावण मेलगोला में जाकर संलेखना कर लेता है, और अपना सारा का सारा साम्राज्य अपने पुत्र को छोड़कर ये चला जाता है। पुत्र का नाम है बिंदुसार। कंफ्यूज मत होना, ये बिंदुसार है। मगध साम्राज्य के राजनीतिक संस्थापकों में बिंबिसार था, लेकिन इसके पुत्र का नाम है बिंदुसार। पद्धति कौन सी है? संलेखना। धर्म कौन सा है? जैन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य से पूछे जाते हैं। फैक्ट्स की भरमार होगी अशोक को लेकर, और इसके बाद केवल और केवल एक कड़ी में जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो पूरे के पूरे अशोक को करेंगे। क्योंकि यहाँ इतना टाइम मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप जब पेपर के अंदर जाएंगे तो वहां आपको मौर्यकालीन समाज, धर्म, राजनीति, उनके द्वारा किया गया शासन, सत्ता, उन सारे के सारे चीजों से क्या मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और उन्हें एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बिंदुसार कुछ अच्छा खासा शासन कर नहीं पाया, तो इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना अशोक। तो अगले टॉपिक में जब हम लोग आएंगे तो पूरे का पूरा अशोक को चर्चा करेंगे, और अशोक को वर्तमान शासक के साथ या वर्तमान सत्ता और शासन में जिस तरीके के पहलू घटित हो रहे हैं, अपने पॉलिसीज का प्रचार प्रसार करना, अपना पूरी तरीके से साम्राज्य का विस्तार करना, अहिंसात्मक रवैया अपनाकर आसपास के लोगों से अपने संबंधों को स्थापित करना, वो सारे के सारे कड़ी जो वर्तमान शासकों ने सीखी है वो कहीं ना कहीं इतिहास से सीखी है। और इतिहास में अशोक ने ये बताया कि एक न्यायप्रिय और अहिंसात्मक रवैया अपनाकर आप किस तरीके से ऑल इंडिया लेवल के शासन को पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर खड़े कर सकते हैं। मतलब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाला जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर कोई है तो वो आपका अशोक। तो मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, अशोक का व्यापक मतलब मान सम्मान होगा, क्योंकि जिस धर्म को एडॉप्ट कर चुका है उस धर्म को अभी तक पूरी तरीके से प्रचार प्रसारित करना है, और प्रसारित करने के बाद फैलाना है आसपास के क्षेत्रों में। इसका फायदा ये होगा कि अगर पाकिस्तान भी हिंदुइज्म को फॉलो करेगा तो फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई मनमुटाव, कोई शेष रह नहीं जाता। अगर भारत सारा का सारा अडॉप्ट कर ले बौद्ध धर्म और सभी लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दे जाए, तो फिर हो सकता है कि चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया के साथ भारत के संबंध अच्छे खासे स्थापित हो सकते हैं। बट इट जस्ट ओनली अ हाइपोथेसिस, मतलब ये सिर्फ कहने की बात है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अशोक ने कर दिखाया था
कि उसने प्रचार प्रसार इतना अच्छा खासा किया उस धर्म का, जिसमें खुद वो दीक्षित हुआ कि आसपास के सारे लोगों ने अहिंसात्मक रवैया अपनाकर अशोक के साथ संधि और समझौता करने पर वो मजबूर हो गए, और यहीं से मान मौर्य साम्राज्य उठ खड़ा हुआ अपनी महानता की ओर। और महानता की भी वो चरम सीमा जहां अशोक को सम्राट तो कहा ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शब्द और जुड़ा, वो था महान, द ग्रेट। तो अगली कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे अशोक और पूरी तरीके से। अब अलविदा दोस्तों। और हाँ, एक चीज ये थोड़ा सा मैं भूल गया बताना शुरुआती तौर में कि 6 से 8 क्लास और 8 से 12 क्लास का जो बेसिक एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है वो हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए पूरी तरीके से टीचर्स ने अभी से अपना जो है योगदान देना शुरू कर दिया है। तो आपको पूरी तरीके से अगर इस लेक्चर को देखने वाले या उनके घर परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो जो छठी से 12वीं क्लास तक पूरी तरीके से एनसीईआरटी का सिलेबस लेकर बैठा है, तो वहां तक भी स्माइल मेकर को पहुंचाएं। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की भी तैयारी कराना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो उसके लिए भी एक अलग से स्पेशल बैच और क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को यही विराम देते हैं। बिंदुसार और उसके बाद अशोक, तो कल यहाँ डिस्कस करेंगे अशोक को। लेकिन जब बात करेंगे मान मौर्य साम्राज्य के पूरी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक चीजों की, तो वहां चीजें बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाती हैं, और फैक्चुअल कंटेंट में कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसे याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक ओवरव्यू बन जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को छोड़कर चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि जब हम लोग लाइव आएंगे तो वहां सारी के सारी चीजों को दिया जाएगा। ये एक ओवरव्यू है कि इंडस वैली से 1947 तक इस तरीके से शासन हुआ, इस तरीके से शासक आए, और इस तरीके से इन सारे के सारे शासकों ने क्या किया, भारत के ऊपर शासन किया। तो आज अलविदा दोस्तों, कल फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।